दर्शक मित्रों, केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। गुप्तगू श्रृंखला में हम आपको ऐसी हस्तियों को मिलाते हैं जिनके मन में समाज और देश के लिए कुछ करने का जज्बा हो और उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणादायी हो। आज हम गुप्तगू श्रृंखला में आदरणीय महिला योग प्रशिक्षक श्रीमती शुभांगी शाह जी से साक्षात्कार करेंगे। ओम मैडम। ओम रेखा जी। केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शाह मैडम का परिचय देना ये मेरे सद्भाग्य और खुशी दोनों की बात है। और शाह मैडम जी ने कई वर्षों से निःशुल्क योग सेवा देकर तिलक नगर चेंबूर के कई परिवारजनों को रोग मुक्त किया है और आज भी कर रही है। मैडम जी, आज सिर्फ भारत ने ही नहीं, पूरे विश्व ने भारत की जो योग पद्धति है उनको जाना है, समझा है और अपनाया भी है। और 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। फिर भी आज की जो इतनी फास्ट और तनावपूर्ण लाइफ है, योग द्वारा हम कैसे अपने जीवन को सकारात्मक एवं स्वस्थ रख सकते हैं, यह आज हम आपसे जानेंगे कुछ प्रश्नों के माध्यम से। जरूर। ओम रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले जो भी मैं आज कुछ हूँ, मेरी कुछ पहचान है जो गुरुओं से है, वो गुरुओं को मैं पहले वंदना करना चाहती हूँ और फिर बाद में हम लोग अपनी श्रृंखला चालू रखेंगे। तो पहले तो मेरे गुरु है थाना निवासी अंबिका योग कुटीर के संस्थापक हठ योगी स्वर्गीय निकम गुरुजी। उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, जिनसे मैंने ये अंबिका योग कुटीर से भी प्रशिक्षण लिया है। उसके बाद आज घर घर में, पूरे भारत देश में नहीं पूरे विश्व में घर घर में योग की एक अलग जगह है। ऐसे मेरे पूज्य आदरणीय गुरु प्रातस्मरणीय प्रातवंदनीय स्वामी रामदेव जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैडम जी, मेरा पहला प्रश्न ये है कि आज हम देखते हैं कि बहुत से लोग योग से जुड़ रहे हैं, योग के बारे में जागरूकता भी आई है, लेकिन आपने जब शुरू किया उसको तो बहुत साल हो गए, तो उस वक्त आपको ये योग में रुचि कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं इसका पूरा श्रेय मेरी माँ को देना चाहती हूँ। मेरी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर हमारी दैनंदिन चर्या कैसे रहनी चाहिए, आरोग्यपूर्ण रहनी चाहिए, कम खाना चाहिए और कितना भी काम करो, दिन भर सक्रिय रहना चाहिए और कितना भी काम करने के बावजूद आधा एक घंटा तो अपने एक्सरसाइज के लिए, व्यायाम के लिए देना जरूरी है। ये बचपन से मैं मेरी माँ को देखते आई हूँ, तो कहीं ना कहीं वो गुण मेरे अंदर आ गया है और ऐसे हालात बनते गए और मैं भी ये योग के क्षेत्र में सक्रिय हो गई और मेरी रुचि और भी बढ़ गई। तो प्रेरणा स्थान तो मेरी माँ ही है। अच्छी बात है। और माँ के जैसा गुरु कोई हो भी नहीं सकता है। सही बात है। सही बात है। और आपने ये योग सीखा कहाँ से? तो पहले तो योग के मामले में रुचि तो कहाँ से प्रशिक्षण ले लूं, ये मुझे थोड़ा ये हो रहा था। मगर हम लोग बोलते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो ऐसे ही रास्ते में घूमती तो बातों बातों में मुझे अंबिका योग कुटीर का 3 महीने का प्रशिक्षण गोवंडी शिवालय एक मंदिर है वहां पे चलता है, ऐसे मैंने सुना। तुरंत जाके मैंने वहां इंक्वायरी की और मैंने वहां पे एडमिशन लिया। 3 महीने का कोर्स होने के बाद वहां हमारे प्रेमा टीचर थे, आदरणीय सुरवे सर थे, सुतार सर, उन्होंने हम अच्छे से प्रशिक्षित किया। 3 महीने का कोर्स करने के बावजूद मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ता गया, तो क्यों इसमें मैं और डीप नॉलेज ले लूं करके मैंने और 3 महीने का वहां से कोर्स किया और उसका सर्टिफिकेट भी मुझे मिला। फिर बाद में उनका 1 बरस का डिप्लोमा था और समय थाना में जाना पड़ता था, समय का थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम था। तो मैंने सोचा कि यहाँ से ही चेंबूर से अगर कुछ मुझे सीखने को मिला तो अच्छा रहेगा। तो फिर मेरा परिचय आदरणीय स्वामी रामदेव जी के संस्था से हुआ
और चेंबूर में ही मैंने फिर पतंजलि योग विद्यापीठ, जो आज बहुत बड़ा विद्यापीठ, बहुत सब जानते ही है, हरिद्वार से संचालित हमारे चेंबूर की जो समिति है, उनके मार्गदर्शन में मैंने योग शिक्षक का प्रशिक्षण लिया। फिर आपको कुछ फायदा हुआ? मेरे को तो फायदा बहुत ही हुआ है कि 20 साल पहले मेरी घुटने में बहुत पीड़ा हो रही थी और आर्थराइटिस की शुरुआत थी, ऐसे डॉक्टर ने मुझे कहा और बोले कि सिर्फ आपको बेड रेस्ट लेना है 1 महीने के लिए, कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं तो दिन भर एक्टिव रहती हूँ, तो ये तो मेरे लिए सजा बन गई थी, मैं ऐसे बैठना नहीं चाहती थी। तो मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल के उनका मार्गदर्शन लेके और योग के माध्यम से मुझे जब भी शुरुआत हुई तो भी मांडी भी डालने को नहीं होता था, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो जाती थी, बहुत अंदर से पीड़ा हो जाती थी। मगर जब से मैंने ये योग करना चालू किया तो आज मैं मांडी डालती तो क्या मैं सर्वांगासन से लेकर सूर्य नमस्कार तक सब कुछ कर सकती हूँ। ये मुझे बहुत बड़ा फायदा हुआ ही, शारीरिक और मानसिक तो बहुत ही हुआ है, उसका मैं बयान कर नहीं सकती हूँ। सही बात है। और आपने योग प्रशिक्षक बनने का डिसाइड कैसे किया कि मैं सबको योग ही सिखाऊं? हाँ, जहाँ जिस संस्था में मैं जाती थी सीखने के लिए एज अ साधक करके, वहां जब भी मैडम नहीं आते थे, शिक्षक नहीं आते थे, तो मुझे तो पहले से ही बचपन से ही सिखाने में बहुत रुचि है। तो वो साधक बोलते थे कि आप बैठो सामने और क्लास तो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको इतनी आदत लगी थी, तो आप सिखाओ हमें, आप सिखाओ। तो मैं उनको सिखाने को जाती थी तो उनको मेरा बहुत अच्छा लगता था और वो मुझे टीचर टीचर बोलने लगते थे। मगर मेरी आत्मा मेरे अंदर से कुतरती, तो मैं तो टीचर नहीं हूँ, फिर भी ये लोग मुझे टीचर बोलते हैं। तो मैंने घर में आके मेरे श्रीमान जी से बताया, तो वो बोले कि कहीं पर भी ऐसे प्रशिक्षण रहेगा तो तू ढूंढ ले और तू ये योग प्रशिक्षण पूरा कर। तो ये सामने भगवान ने मुझे स्वामी रामदेव जी के संस्था से परिचय करवा दिया और मैं वहां से प्रशिक्षण लेकर योग प्रशिक्षक बनी। अच्छी बात है। और आपके ये प्रशिक्षक लेने के बाद आपने सिखाना शुरू किया, तो आज तक कितने साधक आपसे जुड़े हैं, आपसे सीखे हैं? ऐसे तो तिलक नगर में बहुत अनगिनत है, क्योंकि तिलक नगर में हरिद्वार से जो प्रशिक्षण लिए हैं, ऐसे पहली योग शिक्षिका मैं हूँ। तो तभी इतना योग का प्रसार नहीं हुआ था, तो तभी मेरे क्लास में कम से कम 100 लोग आते थे। तो ऐसे आज तकरीबन 24 साल, 2 तप हो गए हैं मुझे सिखाने में, तो 5 से 7 हजार तो साधक आराम से हो गए हैं मेरे हाथ से। ऐसे तो अनगिनत है, मगर मैं ऐसे ही आपको संख्या बताती हूँ, उससे ज्यादा ही रहेंगे। मतलब शुरुआत कौन से साल से की? शुरुआत मैंने 29 दिसंबर 1998 से सिखाना स्टार्ट किया है। और आपके हाथ नीचे कुछ टीचर भी आपने तैयार किए हैं जो योग प्रशिक्षक है। हाँ। तो उनकी भी संख्या काफी अच्छी है। कितने टीचर आपने तैयार किए? हाँ, तो सन 2009 में यहाँ जो तिलक नगर में बुद्ध विहार, जो बड़ी बहुत संस्था है, वहाँ पे मेरे जो सीनियर है, वो टीचरों के आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि मैडम आपके अंडर मार्गदर्शन में तिलक नगर में जितने भी सक्रिय कर्मठ योग साधक है उनको आप प्रशिक्षित करें। तो तभी मैंने 35 योग शिक्षकों को मेरे अंडर तैयार किया है और वो अलग अलग संस्था में अलग अलग जगह पे अपनी सेवा दे रहे हैं हमारी तरफ। और आपने तिलक नगर में तो क्लास अभी भी चालू है, लेकिन इसके अलावा आप ये प्रशिक्षक देने के लिए कुछ अलग अलग जगह पे भी गई है, तो वो आपने कहाँ कहाँ सिखाया है? हाँ, तो तिलक नगर के अलावा मैंने विद्यानगर स्टेशन के बाजू में एक आर्यन गांधी स्कूल है, वहां पे मैं सिखाने को गई थी। पुलिस स्टेशन में 1-2 बार गई है। घाटकोपर में YMCA करके एक संस्था है, जिम है, बहुत बड़ी संस्था, उनकी अलग अलग एक्टिविटी चलती है वहां पर भी मैंने जाके सिखाया है। घाटकोपर ईस्ट में हेडगेवार गार्डन के सामने एक संकल्प बहुत बड़ा हॉल है, वहां पर भी पिसे सर के अंडर में मैंने वहां पर भी योग क्लास सिखाया है। और तिलक नगर के कामगार कल्याण केंद्र में जो स्लम एरिया के लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो उनको अपने सेहत कैसे सुधार सकते हैं, कैसे योग करके खान पीने का ध्यान कैसे रखने का है, उसके बारे में भी मैंने जाके उनको सिखाया है। और अलग अलग जगह पे मैंने चूना भट्टी में भी हमारे कैंप लगा था, तो वहाँ के लोगों को भी मैंने
सिखाया है। मैंने सीनियर सिटीजन तिलक नगर में एक बहुत बड़ी ज्येष्ठ नागरिक संगठना है, तकरीबन 70-80 लोग वहाँ सीनियर सिटीजन रहते हैं। तो हर शनिवार को मैं उनको सिखाने को जाती थी। अभी थोड़ा फिलहाल मेरा इरेग्युलर है वहाँ पे जाना, मगर जब भी होता है वहाँ जाकर मैं वो लोगों को सिखाती हूँ और मुझे बहुत बड़ा आनंद मिलता है। बहुत अच्छे लोग हैं वो साधक। इसके अलावा 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिन हम अभी भारत देश में या विश्व में बहुत बड़े पैमाने पे मनाते हैं। तो हम लोग ने 4-5 साल, अभी तो कोरोना है करके बंद हो गया है, मगर पूरे तिलक नगर में इतनी बड़ी रैली निकाली थी कि पूरे तिलक नगर के स्थानिक रहवासी उसमें जुड़े थे और बहुत लोगों को अच्छा लगा था। फिर समाज मंदिर हॉल करके तिलक नगर में बहुत बड़ा हॉल था, अभी वो रिडेवलपमेंट में गया है। तो वहाँ बहुत बड़े हॉल में यहाँ के स्थानिक कार्यकर्ता है आदरणीय किरण शिरवर जी, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पक्ष की तरफ से भी हम लोग ने योग दिवस बहुत बड़े पैमाने पे मनाया था। बहुत सारे साधक जुड़े थे और बहुत सभी ने उसका आनंद लिया था। दूसरी एक संस्था है तिलक नगर में, तिलक नगर वेलफेयर एसोसिएशन। वो जो तिलक नगर वासियों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम करती है। तो उनके आदेश के अनुसार भी मैंने योग जागरण 26 जनवरी को बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। तो बहुत सारे स्थानिक रहवासी उस प्रोग्राम में भी जुड़े थे। मतलब कि योग के लिए आपने जाकर बहुत अच्छा किया है कि योग के बारे में जितना अच्छे से लोगों में जागरूकता आए, ये इसके लिए एक अच्छा प्रयत्न है। और मैंने सुना है कि आपके क्लास में योग के अलावा भी बहुत ही एक्टिविटी यानी प्रवृत्तियां होती है, तो उनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। हाँ, ऐसे नहीं कि योग मतलब सिर्फ प्राणायाम करना, ध्यान लगाना साधकों का काम है, ऐसे कुछ नहीं। थोड़ा योग के साथ जो क्लास में महिलाएं आती है, जो हाउस वाइफ्स है, बहू है, काम के बोझ के मारे में दबी हुई है, तो उनको एक ये योग क्लास एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। तो उनको कुछ एक्टिविटी रखे, उनका मनोरंजन हो जाए, उसके लिए हम लोग अलग अलग कार्यक्रम रखते हैं। तो एक दिन तो महिला दिन हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे मनाते हैं। तो वो महिला दिन में हम लोग जो साधक है उनके द्वारा चाहे सोलो डांस करो, ड्यूएट डांस करो या ड्रामा, चुटकुले सुनाओ, भजन सुनाओ, जो भी आपके अंदर के सुप्त गुण है उनको बाहर दिखाओ। तो उनके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो खुश होके इतने मतलब उनको अपना योग क्लास मतलब अपना एक परिवार या अपना घर लगने लगता है।
ऐसी कमाल हो गई। मैंने सिर्फ उनको पुश किया कि भाई आपको नाचना होगा, आप इतने आसन अच्छे कर रहे हो, योगिक डांस अच्छा कर रहे हैं, तो आप एक पिक्चर के गाने पे महिला दिन में हम लोग ऐसे ही मनाते हैं तो आपको डांस करना है। तो सभी ने ठान ली और सभी ने पैठनी साड़ी डालकर इतने 2-3 हिंदी के गाने लेकर इतना मस्त डांस किया कि मतलब 60-70 साल के उम्र में उनके अंदर 16 साल के एक बच्ची की तरह एनर्जी आ गया था। तो वो एक हमारा बहुत बड़ा उपक्रम रहता है और बहुत बड़ा आनंद मिला वो दिन मुझे इससे। नंतर मागाले
पूर्णिमा भी बहुत जोश के साथ मनाते हैं। उसमें अपने गुरु को वंदन करने के साथ साथ हम लोग एक नई एक्टिविटी करते हैं कि जो हमारे साधक है क्लास में आने वाले हैं, तो वो मेहनत करके 10वीं 12वीं में रहते हैं, बहुत बड़ी मेहनत करके वो परीक्षा पास हो जाते हैं। तो उनके लिए हम लोग हमारी क्लास की तरफ से छोटे बच्चों को अलग अलग तोहफा देते हैं। तो बच्चे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि हमारा सत्कार हो रहा है तो और हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये हमारा उद्देश्य रहता है उसके पीछे। और इसके अलावा हम लोग बारिश आता है, बारिश का मौसम, तब हम लोग पकोड़ा मंगवाते हैं कि ऐसे नहीं, योग और शारीरिक एक्सरसाइज करते, थोड़ा मुंह को भी एक्सरसाइज देते और पकोड़ा पार्टी मनाते हैं। दिवाली होने के बाद हम लोग डब्बा पार्टी करते हैं। हर महीने में साधकों का वेट मशीन लाके वेट भी करते हैं उनका कि भाई योग से कम हुआ या ज्यादा हुआ, अगर ज्यादा हुआ तो और भी वो अच्छे से योग करने लगते हैं। कभी कभी उनको माइंड चेंज होने के लिए हम लोग बरस में 2 बार उनका ट्रिप भी लेके जाते हैं। तो ऐसे जितनी भी अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं उनके लिए, डॉक्टर्स को, बड़े बड़े नामांकित डॉक्टर को बुला के उनका लेक्चर्स लगते हैं, मेडिकल कैंप रख के महिलाओं का चेकअप करवाते हैं। और हम लोग अलग अलग एक्टिविटी में और एक भी एक्टिविटी करते हैं। मकर संक्रांति आती है तो हम लोग हमारी क्लास की तरफ से महिलाओं के लिए हल्दी कुंकू का प्रोग्राम रखते हैं और क्लास की तरफ से कुछ न कुछ एक अट्रैक्टिव गिफ्ट देते हैं। तो महिलाओं को गिफ्ट का इतना अट्रैक्शन रहता है, देखो किसी को कुछ नहीं मिलता, ऐसे कुछ नहीं मिलता है, मगर क्लास की तरफ से बड़े छोटा भी तोहफा मिलता है, इतने खुश हो जाते हैं महिला और बहुत बड़ा आनंद मिलता है क्लास में आने के बाद उनको। ये वस्तु की वैल्यू नहीं है, नहीं है। लेकिन वो जो आपकी ओर से मिला वो उसका उनको आनंद अच्छा है। लगता एक है। छोटे बच्चे को कुछ तो बहुत बड़ा मिल गया, ऐसा चेहरे के ऊपर उनका आनंद रहता आनंद है रहता उसका। है, सही बात है। मैं ये जानना चाहूंगी मैडम कि जो साधक आपके पास आते हैं उनकी कुछ ऐसी फिजिकल तकलीफें दूर हुई हो और उनका कुछ प्रतिभा आपको मिला हो, ऐसा कुछ आप बता सकती है कि हाँ। मेरे योग क्लास में और एक एक्टिविटी रहती है कि जो साधक नया आता है 1 महीना या 2 महीने के बाद उनको शुक्रवार का दिन रहता है, हमें शुक्रवार के दिन वो साधकों को खड़ा रखकर उनको पहले दिन में कॉन्फिडेंस दिलाती हूँ कि आपको जो भी कुछ फायदा हुआ है वो आपको कल खड़े होकर बोलना है, चाहे फायदा हुआ चाहे नुकसान, जो भी है आप अपने दिल से बोलेंगे। तो योग करते करते उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो अपना फीडबैक मुझे देने लगते हैं। ऐसे तो थायराइड बहुजन का नॉर्मल हुआ है, शुगर लेवल सबका नॉर्मल हो गया है, 1-2 जन का यूटेरस का ऑपरेशन बोला था वो ऑपरेशन उनका कैंसिल हो गया है। ऐसे तो सब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं। आज तक मेरे योग के कार्य में इतने साल हो गए, तकरीबन 24 साल, एक भी मेरा साधकों का नुकसान हुआ है ऐसे मैंने नहीं सुना है। सबको प्रणाम। मेरा नाम शांति अय्यर है। मैं पतंजलि योग से आज 14 साल से जुड़ी हुई हूँ। 2007 में मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, मेरा हस्बैंड एक्सपायर हुए। उसके बाद में मेरा दिमागी हालत बहुत ही खराब था, मेरे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। एक अच्छे दिन आया जो मेरी फ्रेंड वसंता ने मुझे पतंजलि योग से जुड़वाया था मिसेस शाह मैडम के साथ। उसके बाद शाह मैडम के साथ मैं जुड़ी हुई थी और मैडम ने मेरा बहुत कुछ केयर लिया। उसके बाद जुड़ने के बाद 1-2 साल के अंदर ही मेरी जो हाई बीपी थी कंप्लीटली अच्छी हो गई हूँ। मुझे नींद की बीमारी थी, नहीं सोती थी, टैबलेट के सहारे पे सोती थी, वो भी मेरा छूट गया। मेरा घुटना दर्द, मेरा स्पॉन्डिलाइटिस, हर कोई व्याधियाँ मेरा अच्छा हुआ। अभी एज के कारण थोड़ा थोड़ा है, अभी भी मैं जुड़ी हुई हूँ। जो कुछ ये पतंजलि योग में मुझे मिला मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती। हर किसी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग ये पतंजलि योग के साथ जोड़ना, अपने आप को जोड़ना और अच्छी तरह से योगा करना। जैसे हम बोलते हैं करो योग रहो निरोग, इस बात को ध्यान पे रख के आप लोग सब लोग करना। पर एक बात मैं जरूर बोलूंगी, मिसेस शाह मैडम जो है वो एकदम बिना कोई एक्सपेक्टेशन के ये संस्था चला रही है आज कई सालों से। हम उसको सच्ची दोनों हाथ जोड़ के मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और उनकी तरह और एक शाह मैडम नहीं है, शी इज द ओनली मोल्ड, देयर इज नो रीमोल्ड। में ईश्वर ने निर्माण किया वो मनुष्य है, मानव यंत्र इसे मैं बोलूंगी। क्यों बोलूंगी? इतना सुंदर उन्होंने बनाया है, हर पुर्जा हर चीज
समय से हर काम करता है ये शरीर। इसको कोई हम ऑर्डर नहीं देते, अपने आप करता है। पर इसको अच्छा रखने के लिए पतंजलि ने योग का निर्माण, मतलब जो भी उन्होंने किया योग में बताया, इसको कैसे स्वस्थ रखे। ईश्वर ने निर्माण किया शरीर को, पर उसे स्वस्थ कैसे रखे, पतंजलि जी ने किया। सारे पुर्जे हैं, सब काम करते हैं, फिर भी कोई पुर्जा बिगड़ जाता है। मैं ही हूँ, रिटायर होकर 14 साल हो गए। नी का जो है मेरा, घुटनों का दर्द बहुत था मेरा, नीचे बैठना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन यहाँ आने के बाद, मैं बहुत देर से आई यहाँ योगा क्लास में, 2 ही साल हो गए लगता, मतलब आने से पहले 2 ही साल। लेकिन एक है, मैं शिक्षिका हूँ, इसलिए मुझे लोग अच्छे लगते हैं, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, और स्कूल अच्छा लगता है। इसे मैं पाठशाला बोलती हूँ। मैडम का ऑनलाइन था, लेकिन मुझे पसंद नहीं था। जो शिक्षा गुरु और शिष्य के सामने आमने सामने होता है, जो हमारा वार्तालाप होता है, अपनी बात जो हम उनको बोल सकते हैं, उनकी बात हम सुन सकते हैं। इंसान का इंसान के साथ संबंध आपस में बैठने से होता है। मोबाइल से होता है, लेकिन वो बात नहीं रहती, वो टच नहीं रहता, वो प्यार नहीं रहता। मेरे यहाँ आने के बाद नी कैप पहले पहनती थी, मैं अभी नी कैप नहीं पहनती। दूसरी बात, मैं नीचे बैठना जो मुझे तकलीफ होती थी, मैं अभी बैठ सकती हूँ और अच्छी तरह उठ सकती हूँ। और सबसे पहली बात, मेरा माइंड जो है बहुत हैप्पी रहता है, बहुत खुश रहती हूँ। सच कहा जाए तो मेरी एक अभिलाषा है, जो अगर हमारे प्रधानमंत्री सभी स्कूलों में बचपन से लेके अगर योगा क्लास चलाते हैं, तो मैं समझूंगी मृत्यु से पहले, ये मेरी बहुत पहले की इच्छा थी कि संस्कार जो मिलता है इन चीजों से मिलता है, और जहाँ संस्कार मिलता है वो देश सबसे आगे जाता है। इसलिए जापान आज भी खड़ा है ऐसा। तो संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है, ये शिक्षा हर स्कूल में होना चाहिए, ऐसी मेरी गुजारिश है। अगर मेरे इसी वीडियो द्वारा वहां तक ये बात पहुंचे तो मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। मेरा नाम नीलम नेभानी है। मैं पिछले 10 साल से ये योगा कर रही हूँ। बहुत ही मेरे को भी पहले योगा में, मतलब योगा से बहुत ही फ़ायदा हुआ है। पहले मेरे को नी का प्रॉब्लम और डिप्रेशन बहुत था। अभी जैसे 10 साल में मतलब एकदम इतना सब चला गया है, और इतना मतलब बोलते हैं ना, जैसे पूरा खाली हो गए, मतलब आनंद ही आनंद आ गया। और बहुत मुझे खुशी है कि मैं पिछले इतने सालों से योगा कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँ। माझं नाव राखी माने आहे। मी 10 वर्षापासून योग क्लासमध्ये येते। इकडे येण्याच्या अगोदर मी डिप्रेशनमध्ये गेलेली, मला रात्रीची झोप येत नव्हती आणि काही शारीरिक आजार पण होते, त्यामुळे मी खूप टेन्शन घ्यायची। मग एक मैत्रिणींनी सांगितल्यामुळे मी या क्लासमध्ये जॉईन झाली। इकडे आल्यापासून माझे जे मानसिक ताण होते ते सर्व हळूहळू दूर झाले, जे शारीरिक आजार होते ते दूर झाले, आणि एक प्रकारची मनाला इकडे आल्यापासून शांती मिळाली। आणि आता किती राग आला, किती टेन्शन आले, तर मी काही कुठल्या संकटाला घाबरत नाही। जी परिस्थिती येते ती शांततेने स्वीकार करते। इकडे आल्यापासून मला खरोखर योगा क्लास ज्वाइन होने के बाद मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। योगा क्लास ज्वाइन 3 महीना पहले मैं ज्वाइन हुआ था, उसके बाद कोरोना होके बंद हुआ था। उसके पहले मेरे को नीचे बैठने को बिल्कुल नहीं आता था। योगा क्लास ज्वाइन होने के बाद 1-1.5 महीने में मेरे को नीचे आराम से बैठने को भी होता है। स्टेयरकेस चलने को, ऊपर चढ़ने को भी नहीं होता था, अभी आराम से भी ऊपर चढ़ सकते हैं। 3-4 फ्लोर तक ऊपर चल सकते हैं। नींद का भी थोड़ा प्रॉब्लम था मेरे को, वो अच्छा से नींद भी अभी आता है, एकदम फ्रेश होता है। अभी ऐसा आलस वगैरह कुछ होता नहीं। ये इसलिए योगा सब लोग बचपन से योगा सब लोग सीखना चाहिए, यही मेरा विनती है। 2 साल पहले, ये 2 बरस पूरे विश्व के ऊपर कोरोना जैसी बहुत बड़ी आपातकालीन परिस्थिति आ गई।
बहुत सारे लोग हमारे नजदीकी परिवार वालों रिश्तेदार गुजर भी गए कोरोना की वजह से। मगर मेरे सभी योग साधकों ने मुझे फीडबैक दिया कि मैडम हम लोग योग करते थे, प्राणायाम करते थे, तो कोरोना ने हमें छुआ तक नहीं। ये बहुत बड़ा विजय है हमारे योग का। और हमारे जो योग सूत्र हमें जो पतंजलि ऋषि ने हमें ये योग का मार्ग दिखाया है, तो उनको हम लोग इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और मैं ये जानना चाहूंगी मैडम जी कि औरतों में जो एक उम्र के बाद मेनोपॉज का जो तकलीफ होता है, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, तो हम ऐसी औरतों के लिए क्या कर सकते हैं? अभी मेनोपॉज के समय में हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स बहुत इम्बैलेंस हो जाते हैं, चिड़चिड़ा होने लगता है, रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, भावनाओं को अपने दबोच लेते हैं, फिर उसका कभी किसी तरह कारण के वश विस्फोट हो जाता है और घर में महाभारत हो जाता है। तो उससे पहले तो हमारा माइंड एकदम शांत रखने के लिए प्राणायाम, जो हम लोग यहाँ 7-9 हमारे क्लास में प्राणायाम सिखाते हैं, प्राणायाम करने के बाद धीरे धीरे आपका मन एकदम स्थिर होने लगता है, बहुत सारे अंदर इंटरनल चेंजेस हो जाते हैं, हम लोग शांत हो जाते हैं। और जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप स्थिर होकर उसका पूरे शरीर के ऊपर प्रभाव होके हम लोग एकदम मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो निकल जाता है। फिर बाद में तो सब निकल जाने के बाद आसन विसन तो आप वो एक्टिविटी कर ही सकते हो। बराबर। तो मेनोपॉज के लिए तो मेन तो प्राणायाम ही है। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि फैमिली वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए कि इसकी ये हालत है, तो हमें उनको घर के जो भी हैं, बड़े लोग हैं या बच्चे हैं या हस्बैंड है, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि इस उम्र में उनका जो भी बिहेवियर है उनको हम संभाल लें। सही बात है। सही बात है। और जो साधक आते हैं ना क्लास में, तो उनके अंदर के चेंजेस देखते हुए उनके मेरे हमेशा साधक बोलते कि मैडम समय हो गया, तो मेरे पति मेरी सास पीछे पड़ते, अरे तेरे क्लास का समय हो गया तू जा करके, वो चेंजेस उनके अंदर उनको दिखते हैं करके वो सब जन सपोर्ट अपने आप देने ही लगते हैं। सही बात है, सही बात है। ये योग का चमत्कार है। सही बात है। और ज्यादातर महिलाओं में हम देखते हैं कि घुटनों का दर्द, कमर दर्द, फिर हर महिला की इच्छा होती है कि मैं अच्छा दिखूं, मतलब चेहरे की सुंदरता, ये सब के लिए कुछ न कुछ तो आसन स्पेशल है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सभी को कमर दर्द का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें इसमें भुजंगासन में देखो श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठकर ऊपर सीलिंग की ओर देखना है। इसको कोबरा पोजीशन भी कहते हैं, भुजंगासन। फिर धीरे धीरे आपको श्वास छोड़ते हुए आराम से नीचे आना है। जब हम लोग ऊपर उठते तो यहाँ के लिगामेंट्स जो है हमारे वो लोकेट हो जाते हैं, गैप जो रहता है वो भर के आता है और धीरे धीरे कमर दर्द, पीठ दर्द हमारा कम होने लगता है। अब नेक्स्ट आसन है कमर दर्द में फायदेमंद, उसका नाम है शलभासन। लेफ्ट हाथ आपको लेफ्ट मांडी के नीचे रखना है, राइट हाथ राइट मांडी के नीचे रखना है, चीन जमीन पर ही रहेगी, सर बिल्कुल नहीं ऊपर उठाना है। अब हमें राइट हाथ का सपोर्ट देते हुए राइट पेट 45 डिग्री, पंजा स्ट्रेच करिए जमीन की ओर, कमर में यहाँ आपके तनाव आना चाहिए और 10 काउंट करने के बाद आराम से नीचे रखना है। फिर लेफ्ट हाथ का सपोर्ट देते हुए लेफ्ट पैर ऊपर उठाना है, 10 काउंट करने तक इस अंतिम पोजीशन में स्टेबल हो जाना है और आराम से नीचे रखना है। और एक बार कर सकते हैं, कम से कम 3 बार करेंगे तो हमारा धीरे धीरे कमर दर्द ठीक हो जाएगा। अब इसमें और एक आसन है, उसका नाम है उत्तीत पाद वक्रासन। इसको कैची भी बोला जाता है शॉर्टली। हाथ कंधे के लाइन में समांतर रखते हैं, चीन जमीन पर ही रहेगी, श्वास भरते हुए राइट पैर जितना ऊपर उठा सकते उतना ऊपर उठाना है और लेफ्ट पैर के ऊपर क्रॉस करते हुए जमीन को टच करना है। फिर धीरे से श्वास भरते हुए आराम से नीचे रखना है। फिर लेफ्ट पैर ऊपर उठाते हैं, राइट पैर के ऊपर से क्रॉस करके रखते हैं और आराम से पूर्व स्थिति में आना है। ये आसन करने के बाद भविष्य में आपको कभी भी ट्रैक्शन नहीं लगाना पड़ता है। और एक मैं बताती हूँ आपको,
भुजंगासन में ही वेरिएशन है। तिर्यक भुजंगासन नाम है आसन का। इसमें सीने के बाजू में हाथ रखते हुए श्वास भरते हुए ऊपर उठना है, राइट साइड मुड़ना है और लेफ्ट पैर की एड़ी देखनी है। जितना आप मुड़ सकते हो उतना मुड़ना है। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आना है, वापस श्वास को अंदर भरना है और धीरे धीरे राइट पैर की एड़ी देखनी है। और इसमें आपको आराम से नीचे आना है। अभी मैं आपको घुटना दर्द जो कॉमन आजकल प्रॉब्लम हो रहा है उसी के बारे में बता रही हूँ। घुटने का दर्द ठीक करने के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज है, 2-3 एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हमें दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर रखते हुए घुटने की ये जो वाटी है 2 कटोरी, उसको श्वास भरते हुए हमें टाइट करना है, श्वास छोड़ते हुए ढीला करना है। श्वास भरते हुए एकदम टाइट करना है, श्वास छोड़ते हुए ढीला। ऐसे हमें 20 बार, कम से कम 20 बार दिन में, सुबह, दोपहर और शाम को हम लोग करेंगे तो दिन में 60 बार हो जाता है। तो कार्टिलेज घिसने का प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होता है और घुटना दर्द भी हमारा धीरे धीरे निकल जाता है। ये एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या करना है, ऐसे ही दंडासन में बैठकर आपको राइट पैर 10 इंच ऊपर उठाना है और पैर का पंजा आगे जमीन की ओर स्ट्रेच करना है और श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल आराम से नीचे रखना है। फिर लेफ्ट पैर ऊपर उठाना है, उसका पंजा स्ट्रेच करना है। 10 काउंट करने तक ऐसे ही रखिए अंतिम पोजीशन में और आराम से छोड़ देना है। ऐसे राइट पैर से 10 बार करिए, लेफ्ट पैर से 10 बार करिए तो धीरे धीरे आपका घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। अब तीसरा एक्सरसाइज में बताने जा रही हूँ। इसमें आपको हाथ की उंगली इंटरलॉक करते हुए घुटने के नीचे रखनी है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपको पैर जितना आप उठा सकते हो ऊपर उतना उठाना है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए घुटने में पैर फोल्ड करना है। ऐसे आपको सेम 10 बार करना है। तो हमारे घुटने की मूवमेंट अच्छी तरह से हो जाती है। वहां से जो टॉक्सिन्स जमा हुआ है, आपान वायु जमा हुआ है, उसका निष्कासन हो जाता है और हमारा पैर का दर्द, घुटने का दर्द ठीक होने लगता है। ठीक इसी तरह हमें लेफ्ट पैर ऊपर उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए फोल्ड करना है घुटने में, वापस ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए फोल्ड करना है। ये भी हमें 10 बार दिन में 3-3, जिनको बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है वो दिन में 3 बार कर सकते हैं। मैं अभी आपको फेस योग के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ। इसके लिए मैं फेस योग स्टार्टिंग में ले रही हूँ। फेस योग करने के बाद हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है। वैसे तो फेस योग 15-20 मिनट का है, मगर एक जानकारी के तौर पे मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज का बताती हूँ। तो पहला जो एक्सरसाइज है उसका नाम है वानरी मुद्रा। वानरी मुद्रा में ये अपान मुद्रा लगाते हैं। ये मुद्रा हमारी बॉडी डिटॉक्स करती है, तो हमारे अंदर के टॉक्सिन सब बाहर निकल जाते, तो अपने आप चेहरे के ऊपर ग्लो आने लगता है। ये मुद्रा लगाते हुए जैसे हनुमान जी का फेस रहता है वैसे हमारे फेस का एक्शन बनानी है। नाक से श्वास लेना छोड़ना नहीं है। इस स्थिति में 10 काउंट करने के बाद धीरे से मुद्रा छोड़नी है। ये 1 बार हो गया और 2 बार करते हैं। लास्ट बार। ये मुद्रा करने के बाद हमारे चेहरे के जो नस नाड़ी है उसके ऊपर तनाव आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन वहां अच्छा होने लगता है और चेहरे के ऊपर अपने आप चमक आने लगती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो आंख है। पूरे चेहरे के एक एक ऑर्गन्स का अलग अलग एक्सरसाइज हम लोग लेते हैं, मगर आजकल चश्मा सभी को लग रहा है। उसके लिए मैं एक आपको बहुत अच्छा एक्सरसाइज बताती हूँ। हम लोग आगे से घड़ी डालते हैं, वैसे पीछे से सेम घड़ी डालते हुए सामने हमारे आंखों के सामने एक हरा कलर का कुछ भी चाहिए, आप एक कुंडी रखिए झाड़ का, हरा कलर का कर्टन, दीवार, कुछ भी हरे कलर का, ऊपर ध्यान देते हुए 25 काउंट बिना पलक झपकते हुए लगातार देखना है कॉन्स्टेंटली। पच्चीस काउंट करने के बाद धीरे से आंखों को
बंद रखना है। ये हो गया आपका। अभी मैं पूरे माउथ का, चेहरे का एक एक्सरसाइज बताती हूँ। ऐसे 10 बार राइट 10 बार लेफ्ट करने से यहाँ पूरा तनाव आता है, ये चब्बी चिक्स भी हमारे अंदर जाने लगते हैं और चेहरे के ऊपर अपने आप ग्लो आ जाता है। धन्यवाद। अभी मैं आपको गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से आसन करने हैं उसके बारे में जानकारी देने वाली हूँ। आजकल हम लोग देखते हैं कि लड़की लोगों की प्रसूति सुलभ नहीं होती है, नॉर्मली उनको सीजर ही करना पड़ता है। मगर डिलीवरी हम लोग ये जो आसन एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी डिलीवरी नॉर्मल होने में मदद मिलती है। तो 2-3 मैं आपको आसन बताती हूँ उनका सुलभ डिलीवरी होने के लिए। तो ये पैर के पंजे मिलाते हैं। इस आसन का नाम है भद्रासन, बटरफ्लाई भी कहा जाता है। तितली की तरह हमारे ये पैर ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जितना हम लोग पैर ऊपर नीचे ले सकते हैं उतनी हमारी यहाँ की सब नस नाड़ियां खुली हो जाती हैं। तो ये अच्छा से जितना अपने अपने शक्ति के अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं, 25 से 50 बार आप कर सकते हो। इसका नाम है तितली आसन, बटरफ्लाई। अब दूसरा आसन मैं बताने जा रही हूँ, उसका नाम है सेतु आसन। इसमें दोनों पैरों में अंतर रखना है, ये दंडासन की पोजीशन लगानी है इसे, और धीरे धीरे जितना आपको पॉसिबल है श्वास भरते हुए सीट, पीठ, कमर पूरा ऊपर उठाते हुए गर्दन को पूरा नीचे डालना है। हाथ और पैर के ऊपर पूरे शरीर का बैलेंस रहेगा इसमें, और आराम से श्वास छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आना है। अब तीसरा जो आसन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। उसका नाम है कंदर आसन। इसमें पैरों को फोल्ड करना है, पैरों में अंतर रखना है और आराम से सो जाना है। अब धीरे धीरे एड़िया सीट के पास लेनी है और हाथ की स्थिति अंगूठा अंदर की तरफ, 4 उंगली बाहर की तरफ। नाम है कंदर आसन। और धीरे धीरे हमें श्वास भरते हुए सीट, पीठ, कमर पूरा शरीर ऊपर उठाना है और अब एड़िया भी उठानी है पूर्ण रूप से। यहाँ पीठ में, कमर में पूरा तनाव आता है, इससे कमर दर्द भी ठीक होने में मदद मिलती है। और आराम से हमें नीचे रख। वापस और एक बार दिखा रही हूँ। श्वास भरते हुए पूरा ऊपर, एड़िया भी ऊपर उठाइए और आराम से 10 काउंट करने तक अंतिम पोजीशन में रहना है और आराम से नॉर्मल स्थिति में आना। और ये जो 2 साल से लॉकडाउन चला, लेकिन आपने लॉकडाउन होते हुए भी आपने ऑनलाइन क्लास रखा है। हाँ, तो इसका पूरा श्रेय मेरे परिवार को जाता है। मेरे श्रीमान जी और मेरा बेटा और बहू और मेरी बेटी सभी ने मुझे पुशअप किया, क्योंकि लॉकडाउन में 3 हफ्ते क्लास बंद होने के बाद मैं बार बार घर में थोड़ा सा ऐसे बोल रहे, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्लास को बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत मिस कर रही हूँ। तभी बच्चे लोगों ने सोच कर कि मम्मा तू ऑनलाइन क्लास कर सकती है। तो मेरे बच्चे लोगों ने, मैं कभी ऑनलाइन क्लास लेने का मुझे अनुभव नहीं था, बच्चे लोगों का और मेरे हस्बैंड को इसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने मुझे ये क्लास चलाने का समय और मौका दिया, सपोर्ट भी किया, अच्छी बात। हाँ, और ये आज की जनरेशन को ये सब पता रहता है। हम थोड़ा इनसे दूर भागते हैं। हाँ। लेकिन अभी यही हमें भी सीखना जरूरी हो, क्योंकि नई टेक्निक सीखने को ये उम्र में हम लोग तैयार नहीं हो। लेकिन सीखने के बाद अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक अलग कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ये सीख गई, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी पीछे नहीं है। तो ऑनलाइन तो अभी, ऑफलाइन में तो सिर्फ तिलक नगर के स्टूडेंट आते हैं, तो ऑनलाइन में तो तिलक नगर से भी दूर वाले भी आते होंगे। कहाँ से आते हैं? हाँ, तो ऑनलाइन में तिलक नगर के क्लास जो साधक थे, अभी उनको तो फायदा हुआ है, तो उन्होंने अपने रिलेटिव्स को फोन करना शुरू किया कि हमारे मैडम ने ऑनलाइन क्लास चालू किया है। तो कहीं कोल्हापुर से है, कहीं नागपुर से है, पूना से भी है, यहाँ चेंबूर के अलावा खारघर, थाना, कल्याण और डोंबिवली से भी है, पवई, गोरेगांव, यहाँ से सब साधक ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं। तो मुझे तो लगता ही नहीं था कि ये ऑनलाइन क्लास में इतना सब पॉसिबल हो जाता है।
मैडम जी, हम लोगों ने तो योग को अपनाया है और हम कर भी रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो यंग जनरेशन है वो मोबाइल और इतर प्रवृत्ति में ही मस्त है, व्यस्त है। तो ऐसे लोगों को योग से जुड़ने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि योग हमारी भारतीय ऋषि मुनियों की परंपरा है, तो उसको हमें अपनाना चाहिए, क्योंकि आज पाश्चात्य देश में इसका अनुकरण किया जा रहा है। तो क्यों न हम अपनी भारतीय संस्कृति के, योग संस्कृति के ऊपर गर्व रखकर उसको अपना ले। और योग से आप करके तो देखो, योग से क्या नहीं होता है। योग से हमारे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक चारों ओर से हमें फायदा हो जाता है। तो मैं तो ये संदेश देना चाहती हूँ कि करो योग और रहो निरोग। कितना भी आपका दिन का दिनचर्या व्यस्त हो, कम से कम आपको 1 घंटा ना सही, आधा घंटा अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए और आत्मा के लिए देना चाहिए। तो हमारी ये आत्मा पवित्र आत्मा बन जाती है और हमारे परमात्मा का मिलने का मार्ग एकदम सुकर हो जाता है। एकदम सही कहा आपने। और आपने मुझे इतना टाइम दिया, इतना अच्छे से समझाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट और पेरेंट्स भी लाभान्वित हो सके। बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।